जी, कंटिन्यूड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किस लिए हो रही है? बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द मार्केट। तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर द मेन रीजन फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें मैम उसकी वजह से रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाते हैं मैम, उनकी ओवर कंजम्पशन की वजह से डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज, डिप्लीट लॉस हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे एक एग्जांपल आती है ट्रेड ऑफ फर। जो एनिमल फर है उसके कोट्स बनते हैं, उसके कंबल बनते हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं क्योंकि उनको सर्दियों में चलने के लिए, उनको सर्दियों में रहने के लिए उनको फर चाहिए, बट हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन से उनकी स्पीशीज ही वैनिश कर दी। तो इसमें आप लिखोगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन में it threatens 1/3 of endangered vertebrates in the world. It threatens 1/3 of endangered vertebrates in the world. We are doing the topic causes of loss of biodiversity. तो इसमें पढ़ रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा यूज़ कर लो तो वो वैनिश हो जाता है एनवायरनमेंट में से। तो it threatens 1/3 of endangered vertebrates in the world. तो अभी जैसे एक सहज ने क्वेश्चन पूछा कि ये इनकी स्पीशीज का नंबर कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक तो ये डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं स्पीशीज की नंबर को, और कई बार स्पीशीज का नंबर इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि वो दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है इट थ्रेटन्स 1/3 ऑफ एंडेंजर्ड वर्टिब्रेट्स इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इसी में लिखोगे आप एक जो ये पैटर्न है विच इज कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखो। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंडर ही है, झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब झूम कल्टीवेशन में अगर आप लोगों को पता हो क्या होता है कि एक एरिया में जाते हैं, वहाँ के पेड़ों को, वहाँ की वेजिटेशन को बर्न कर दिया जाता है, देन दैट लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर फ्यू सीजन्स। तो अब फिर उसको उस जगह को थोड़ी देर के लिए यूज किया, फिर उसको छोड़ देते हैं फॉर रिकवरी। और एक पॉइंट पे उनकी फर्टिलिटी इतनी ज़ीरो हो जाती है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फिर वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। दैट इज़ वाई दे आर द रीज़न फॉर लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें झूम कल्टीवेशन में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लिखो, इसके बारे में आप लिखो झूम कल्टीवेशन प्लॉट्स ऑफ नेचुरल ट्री वेजिटेशन आर बर्न्ड। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Plots of tree vegetation are burned away and are used for cultivation. Plots of tree vegetation are burned away and used for cultivation for few seasons. And the cleared patches are left for recovery. तो ये जनरली ओपन एरिया में या किसी भी जंगल में जाके वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को बर्न कर दिया, फिर वहाँ यूज़ किया फॉर कल्टीवेशन फॉर फ्यू सीजन, एंड देन द पैचेस आर क्लियर्ड फॉर, दे आर लेफ्ट फॉर रिकवरी। And cleared patches are left for recovery.
when their fertility level goes down, अच्छा इसके ऊपर नोट आता है झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये। when their fertility goes down to a point, when their fertility goes down to a point, okay, I'll repeat. Roop goes down to a point where adequate crop production is no longer possible. जो हमने स्टार्ट किया था ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, किसी भी रिसोर्स को अगर हम ज़्यादा एक्सप्लॉयट करेंगे कमर्शलाइजेशन के लिए तो वो ख़त्म हो जाएगी वो स्पीशीज़। और इसमें एग्जांपल थी ट्रेड ऑफ फर्स। तो एक एग्जांपल, अब फर को हमने बनानी थी जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, तो इन चीज़ों डेकोरेशन के लिए हमने उसकी एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज़्यादा हुई कि वो स्पीशीज़ ही वैनिश हो गई एरिया में से। तो इसलिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू दी डिप्लीशन ऑफ दी स्पीशीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। फिर उसमें इसी का रीजन से 1/3 ऑफ इंडेंजर्ड वर्टिब्रेट्स इन द वर्ल्ड दे आर ओवर एक्सप्लॉयट, दे आर थ्रेटेंड। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज थ्रेटेंड स्पीशीज, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल या फिर रेयर। फिर इसके अंडर ही आया ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंडर झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसमें टेक्निक में आपको क्या बताया था, प्लॉट्स ऑफ नेचुरल ट्री वेजिटेशन आर बर्न्ड, जगह जगह पेड़ों को जला दिया जाता है इन फॉरेस्ट एरिया एंड आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर फ्यू सीजन। पेड़ों को जलाने के बाद उस एरिया को यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन फॉर फ्यू सीजन एंड द क्लियर्ड पैचेस आर लेफ्ट फॉर रिकवरी, और उसको छोड़ देते हैं फॉर रिकवरी when their fertility goes down to a point where adequate crop production is no longer possible। इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी लो हो जाती है कि वो दोबारा वहाँ पे कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो सकती। आफ्टर 2/3 हार्वेस्ट, अगर आपने वहाँ पे एरिया को 2/3 हार्वेस्ट उसको यूज कर लिया है उस एरिया का, तो सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन। हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आ रहा है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ राइट डाउन को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंडर था झूम कल्टीवेशन, अब आप लोग लिख रहे हो को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन को एक्सटिंक्शन में लिखो व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। ये टर्म्स आती हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो को एक्सटिंक्शन का मतलब है व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, when a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it also become extinct. When a species become extinct, the plant or animal species associated with it also become extinct. और आपने ये पढ़ा है इसमें कि म्यूचुअलिज्म में, एक्सट्रीम म्यूचुअलिज्म में, कि उसने इंसेक्ट ने अपने आप को ही ऑर्किड की शेप का बना दिया था, फीमेल शेप का। तो इसमें लिख लो म्यूचुअलिज्म बिटवीन, को एक्सटिंक्शन में एग्जांपल लिखो म्यूचुअलिज्म बिटवीन मेडिटेरेनियन orchid and Mediterranean orchid and colpa insect. Mediterranean orchid and colpa insect. नेक्स्ट टॉपिक आप लिखोगे जो एक डाटा है which are under threat of extinction, the animals or the birds or the plant which are under the threat of extinction due to over exploitation,
दे आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसमें लिखोगे आप 12% बर्ड स्पीशीज, 23% of mammals, 12% of bird species, 23% of all mammals, 32% of amphibian species, 32% of amphibian species, 31% of all gymnosperms. (31% of all gymnosperms). अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिखोगे, थ्रेटन स्पीशीज को कैसे हमने कैलकुलेट किया है या किस बेसिस पे ये डाटा आया है। तो इसमें लिखो फॉर्मूला, थ्रेटेंड species equals to endangered species plus vulnerable species plus rare species. Threatened species equals to endangered plus vulnerable plus rare species. फॉर्मूला आप लिख रहे हो, थ्रेटन स्पीशीज इक्वल्स टू एंडेंजर्ड प्लस वल्नरेबल प्लस रेयर। रेयर की डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेयर स्पीशीज। रेयर में लिखो स्पीशीज विद स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन, species with small world population, species with small world population that are not endangered or vulnerable, species with small world population that are presently endangered, that are presently not endangered or vulnerable but are at risk. रेयर की स्पीशीज आपने डेफिनेशन लिखी, स्पीशीज विद स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट आर प्रेजेंटली not endangered or vulnerable but are at risk, rare. एग्जाम्पल लिखो, वीनस फ्लाई ट्रैप, Venus flytrap in savanna, SAVANNAH, in savanna plains of USA, savanna grassland है. Venus flytrap in savanna, SAVANNAH, plains of USA, और ये किसकी वजह से हुआ है, लिखो एज फार्मर्स अबंडन दिस पैच, छोड़ दिया उस पैच को जो हम कल्टीवेट किया था, and used new patch for crop production.
Farmers abandon this patch and use new patch for crop production. This resulted in loss of soil fertility. This resulted in loss of biodiversity. अब नेक्स्ट लिखो IUCN लिस्ट. IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. IUCN ने एक रेड लिस्ट दी है. अब आपके एनसीईआरटी में पुरानी है 2004 की, उसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करने. IUCN रेड लिस्ट में कुछ स्पीशीज के नाम है अराउंड 784 स्पीशीज. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट. हम फुल फॉर्म रिपीट करना. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. Please write down this data. 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in last 500 years. IUCN Red List 2004. इसमें 784 स्पीशीज हैं, उनको आप इलेबोरेट किए. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स, उसमें है डोडो, बर्ड डोडो मॉरिशस से. Stealer cow from Russia, sea cow. Thylacine from Australia. I'll share the pictures. Recently extinct animals कौन से हैं? Dodo from Mauritius, thylacine from Australia, Stealer sea cow from Russia, और कुछ species हैं tiger की. And 3 subspecies of tiger. पहले ये note down करो, then I'll proceed. और इसी के आगे है 3 subspecies of tiger, जिनका नाम क्या है? बाली, जावा एंड कैस्पियन. लर्न करना है आपको इनको, गिवन इन एनसीईआरटी. बाली, जावा एंड कैस्पियन. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी.
कहते हैं क्या क्या इसके रीजंस हैं टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। दो तरह के हैं, एक है नैरो यूटिलिटी अप्रोच, एक ब्रॉड अप्रोच है, एक नैरो अप्रोच है। नैरो में लिखो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पहले आएगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी से क्या मिलता है, लिखो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में नेचुरल फूड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिनल ड्रग्स। yesterday only I read an article जिसमें लिखा गया है कि instead of steel they are using bamboo sticks, जिसमें कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ अगर आपको पता हो रीइंफोर्स बोलते हैं उसको कंक्रीट, तो उसमें बैम्बू स्टिक्स को यूज किया जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन, इवन फॉर फ्लोरिंग। तो माना जाता है बैम्बू की स्ट्रेंथ इज मेनी टाइम्स मोर देन दी स्टील। तो वो बैम्बू स्टिक्स आप इमेजिन कर सकते हो कितना अच्छा यूज हो जाएगा अगर ऐसा हो गया कंस्ट्रक्शन में अगर यूज कर रहे हैं तो। फ्लोरिंग में, इनफैक्ट सीलिंग्स में, जो पिलर्स बनाने में, इसके लिए यूज किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आप लिख रहे हो नेचुरल फूड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिनल ड्रग्स। medicinal drugs with increased bioprospecting, with increased bioprospecting, बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब लिख लो एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब है एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल ऑफ प्रोडक्ट। Exploration of molecular genetics and species level of product, bracket close, we can expect enormous benefit. We can expect enormous benefit. मैम स्पेसिस लेवल ऑफ Molecular genetics and species level of product, bracket close, we can expect enormous benefit. Broad utility approach. Biodiversity maintains various ecosystem services biodiversity maintain various ecosystem services. For example, Amazon forest is estimated to produce क्या बताया मैम इसमें? मुझे ब्रॉड यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ रहे हो। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन various ecosystem services. For example, Amazon forest is estimated to produce
20% of total oxygen. Amazon forest produce 20% of total oxygen in the Earth atmosphere. So they are called lungs of planet Earth. अमेज़न को क्या बोला जाता है? As 20% of total oxygen comes from Amazon, but it is also called lungs of planet Earth. Next, last में लिखो थर्ड टाइप में ethical approach. NCERT में given है ये ethical approach. Ethical approach में लिखो each species has a right to coexist. कहते हैं ethics कहते हैं तो विदिता आपने ये मिस किया बेटा. Amazon is called as lungs of planet Earth because around 20% of total oxygen in the Earth atmosphere comes from Amazon forest. Ethical approach में आप लिख रहे हो every species has a right to exist. Next point, we should have responsibility towards future generation. ये ethical में लिख रहे हो आप. Ethics हमारे क्या क्या कहते हैं? Ethics होती है moral values. Each species has right to exist. We have responsibility towards future generation. Resources should not be wasted. Nature has spiritual and aesthetic values. Nature has spiritual. लोग मेडिटेट करने जाते हैं, कहते हैं मैंने अपने आप को ढूंढना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तो अकेले जाते हैं. कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में. नेचर हैज स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक वैल्यूज. आपने लिखा IUCN. IUCN की फुल फॉर्म संजना रिपीट करो, क्या लिखा है आपने? IUCN इज मैम मुझे आपकी वॉइस क्रैक कर रही है. International Union of Conservation and Natural Resources. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, एक एन है लेकिन लिखते दो हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. तो कई बार इसको भी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रीसेंट नेम ऑफ IUCN? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन.
नेक्स्ट लाइन में लिखो रेड लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय IUCN. Red list prepared by IUCN is a catalog of taxa Red list prepared by IUCN is a catalog of taxa that are facing risk of extinction. Red list prepared by IUCN is a catalog of taxa that are facing risk of extinction. That are facing risk of extinction. So total 8 categories हैं. List has 8 categories. List has 8 categories. सबसे पहली है कैटेगरी एक्सटिंक्ट, दूसरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, थर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मैम पहला क्या है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, पहला एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तीसरा दिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फोर्थ आता है एंडेंजर्ड, फिफ्थ आता है वल्नरेबल, नेक्स्ट इज लोअर रिस्क, सेवेंथ इज डाटा डेफिशिएंट, लास्ट आता है नॉट इवैल्यूएटेड. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको इवैल्यूएट ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं है. डाटा नॉट इवैल्यूएटेड, ये खत्म हो चुकी है और डाटा पड़ा नहीं है उसका. डाटा नॉट इवैल्यूएटेड. एक्सटिंक्ट तो पता चल ही रहा है आपको, तो एक्सटिंक्ट के से पहले वो उसको किया जाता है वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर वो वाइल्ड में खत्म हो जाती हैं, फिर आपने लैब में या कहीं इन वीवो रखी हुई हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो टोटल एक्सटिंक्ट हो गए. नेक्स्ट टॉपिक लिखो इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Effects of loss of biodiversity. Effects of loss of biodiversity, इसमें लिखो decline in plant production, effect of loss of biodiversity, decline in plant production, effects of loss of biodiversity कहते हैं इसका क्या नुकसान होगा. decline in plant production, low resistance to environmental disturbances, decline in plant production, low resistance to environmental disturbances, decline in plant production, low resistance to environmental disturbances, decline in plant production, low resistance to environmental disturbances. Last point, increased variability in certain ecosystem processes. Increased variability in
certain ecosystem processes such as increased variability in certain ecosystem processes such as water use, pest and disease cycle, such as water use, pest and disease cycle. Increased variability in certain ecosystem processes such as water use, disease cycle, plant productivity. ये तो हो गए इसके इफेक्ट्स। मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को बनाना बहुत मुश्किल होता है, उनमें समझ नहीं आता कैसे पॉइंट्स में आंसर दें। तो ये पार्ट्स में क्वेश्चन आ गया कि बायोडाइवर्सिटी के व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट्स लॉस। तो 2 पार्ट्स में ये आंसर आ गया और आपको पॉइंट्स में लिखवा दिया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में दिए हुए हैं, नहीं समझ आएगा तो बेटर है अपने नोट्स अच्छे बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस संडे को आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी देखो, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर लिखो, इट इज डिफाइंड इन 2 टर्म्स। पहली टर्म है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लो हाँ बोलो ऐसा। ओके, आप लिख रहे थे लैटिट्यूडनल बायो ग्रेडियंट्स। रूप मैंने बेटे अभी अभी आपके मैसेजेस पढ़े हैं। आपने पूछा है ये रिवेट पोपट हाइपोथेसिस, और एक मिनट, और कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपने? क्वागा वाला में। हाँ क्वागा वाला, बच्चे ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है अभी हमने ये चैप्टर ना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ। उन्होंने बताया कि जो अगर हम एक मेन चीज को रिमूव करते हैं एक एरिया से तो वो इफेक्ट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरक्राफ्ट, उसमें एग्जांपल है, विल डू इट इन डिटेल्स फ्रॉम द बुक। एनसीईआरटी पढ़नी है बेटे इस चैप्टर में हमने। तो उसमें दिया हुआ है कि जैसे आप एयरप्लेन में गए हो और वहां पे आपको बोला कि आपने हर पैसेंजर जो है एक एक चीज वहां से निकाल रहा है एयरप्लेन की। किसी ने सीट कवर निकाला, किसी ने सीट निकाल ली, किसी ने विंडो का वो शेड निकाल लिया, किसी ने ऊपर जो लगेज रखते हैं उसका निकाला। इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लेन के मोशन पे या प्लेन की एक्टिविटी पे, लेकिन अगर किसी ने इंजन का पार्ट निकाला तो इफेक्ट आएगा। तो यही चीज बायोडाइवर्सिटी में है, अगर मेन स्पीशीज को इरोड करते हो, रिमूव करते हो उस एरिया में से, तो पूरा का पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी स्पीशीज जो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी या जिनका इफेक्ट नहीं था उनको रिमूव करते हो तो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हम यस मैम। डिस्कस, हाँ मुझे ये सब डिस्कस करेंगे हम। सिर्फ हम गिविंग यू ब्रीफ आइडिया नोट्स के लिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से भी हम डिटेल में ये चैप्टर करेंगे। ओके, तो यस मैम। ओके, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में लिखो, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म। The diversity of plants and animals is not uniform throughout
but shows uneven distribution. The diversity of plants and animal is not uniform but shows uneven distribution. नेक्स्ट बुलेट्स में आप पॉइंट्स में लिखोगे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. पोल्स में ठंड ज़्यादा होती है, आपको वहाँ डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी. स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. इसी में दूसरा पॉइंट लिखो ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन्स. इसका रीजन आपको पता है. Why tropics they have more because they have stable temperature. पढ़ा है हमने इसका रीजन. Tropics have greater species diversity than temperate regions. Next point लिखो tropic Amazon rainforest in South America. Tropic Amazon rainforest in South America has greatest biodiversity. Amazon rainforest has greatest biodiversity. Data लिखने हैं आपको. It has 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes. मैंने 3K लिखा है, आप लोगों को पूरा लिखना है. 3,000, 1,300 birds, 427 mammals, 378 reptiles, 1,25,000 invertebrates, 2 million insects yet to be discovered. And species of insects yet to be discovered. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लेकिन ये अब रिलेशनशिप साइंटिस्ट का नाम लिखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ब्रैकेट में लिख लो नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर. Alexander von Humboldt, naturalist and geographer, while exploring South American jungles, while exploring South American jungles,
while exploring South American jungles, he observed that within a region, species richness increases with increased explored area. Species richness increases with increased explored area. Species richness increases with increased explored area. Next last topic है conservation of biodiversity. There are two basic methods of biodiversity conservation. Conservation of biodiversity, there are two basic methods. थोड़ी लेंथी टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन आई टेल यू. अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ इन सीटू और एक्स सीटू. इन सीटू मेथड एंड एक्स सीटू. इन सीटू का मतलब क्या है? इन सीटू मीन्स विद इन. जहाँ पे स्पीशीज है वहीं की वहीं रहने दो. तो वहाँ पे उनको प्रिजर्व करने का मेथड था, जैसे उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. वहाँ पे टाइगर्स को रिजर्व किया गया है, वहाँ टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया है. तो ऐसे एरियाज जहाँ पे वो हैं, जहाँ पे उनकी स्पीशीज ज़्यादा हैं, वहीं पे उनको प्रोटेक्ट कर लिया और ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज को नाम दे दिया. जैसे इन सीटू का नाम है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व. These are all the examples of in situ conservation. तो इनमें आप लोगों को याद करने हैं, इनफैक्ट नाम याद करने हैं. 34 जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, इंडिया के कुछ हैं, बाकी बाहर के भी हैं कुछ. तो हॉटस्पॉट जो वर्ल्ड में है देर आर अराउंड 34, और जो इंडिया में इन टोटल 3. और इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आपको वैल्यू याद करनी है. 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ऐसी जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आप लोगों को इन नंबर्स याद करने हैं. और जो 3 आप लोगों को बताया हॉटस्पॉट्स एरिया जो इंडिया के, उनमें आते हैं खासी एंड जंतिया हिल्स, रावली हिल्स या रावली पर्वत जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है. एक्सी2 कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वहां से उठा के कहीं और प्रिजर्व करना. जैसे हमने जू बना दिए, बोटानिकल गार्डन्स बना दिए. तो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर रिजर्व्ड एरिया. इसके लिए अब जो आ रहा है उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन एट जीन जीनोमिक लेवल. हाँ, आपको पता है कि जीन्स को, डीएनए को प्रिजर्व करना है, तो दैट कैन बी डन एंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर -192 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसी मेथड को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन. और इसके लिए हमने बैंक्स बनाए हैं जिनका नाम क्या है? जर्म प्लाज्म बैंक. और जो लास्ट समिट हुई थी, अर्थ समिट इन द ईयर 1992, तो ये एक्सी2 और इनसी2 आई होप सभी को क्लियर हो चुके हैं. इनसी2 मतलब विद इन और एक्सी2 वहां से लेके कहीं और. तो 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में. ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ हुई है? रियो डी जेनेरियो में, साउथ अफ्रीका में, 1992. जिसमें हमने कन्वेंशन था, इसका मेन मकसद था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब कुछ रूल सेट किए गए. और ये जो 1992 में हुई थी समिट रियो डी जेनेरियो में, इसको इम्पोज किया गया एक साल बाद 29 दिसंबर 1993 में. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है. सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन, सब इक्वली यूज करें. पहले बताया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा आपको बताया सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ क्या है? इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. और इसी के बाद 2
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने सुना हुआ है IUCN प्लस WWF, तो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, जिसका पांडा, जायंट पांडा उसका सिंबल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसी के बेसिस पे बनाई गई। जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोगों का इस संडे को सिर्फ MCQ बेस्ड टेस्ट होगा इसी चैप्टर का, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपने NCERT से पढ़ना है प्लस जो आपने नोट्स लिखे हैं उससे, ठीक है। और वी आर हैविंग क्लास ऑन दिस संडे। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शेयर किया था वो पेपर, आप लोग प्लीज़ वो पेपर ट्राई करोगे। नीट का जो क्वेश्चन पेपर पिछले साल का था, 2019 नहीं 2018 का शायद शेयर किया आपको, सॉरी 2019 का, 2020 का हमने एक ही डिस्कस किया अभी तक। तो 2019 का जो पेपर है वो आप लोग सॉल्व करोगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे इस संडे। आई विल टेल यू द टाइमिंग्स आल्सो, ठीक है बच्चों। तो टेक केयर एवरीवन, Yes, बाय बाय ma'am. फॉर, ओके बाय बाय फॉर नाउ बच्चों।